इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। अनिल भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने हमारी राम राम। वीरेंद्र भाई जी हाँ, कैसे खिले खिले से? आज तो कुछ ऐसा हो रहा है, मौसम भी खिला खिला सा, आप भी कुछ खिले खिले से। तो अनिल भाई आप जाने हैं कि आज मौसम सवेरे से ही सुहावना सा है। हाँ। अच्छी अच्छी मंद मंद बढ़िया हवा चल रही है, कहीं कहीं बूंदाबांदी के भी हुई या आसार भी रहे। तो ऐसे में आपके चेहरे पे तो रौनक आनी जरूरी थी, खास करके सभी किसान भाई भी देखो अच्छे। वीरेंद्र भाई मौसम भी ऐसा है तो रौनक आनी जरूरी थी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर कई बार यूँ भी देखा जाए है हो सके उन किसान भाइयों के जो चेहरे पे पूरी रौनक हो, जिनकी फसल अच्छी बढ़वार कर रही है। अच्छा। और अनिल भाई कहीं ऐसे भी हो सके हैं जो न्यू सोच रहे हैं यार फसल थोड़ी दाबसी मान रही है, कि भी बढ़वार जैसी होनी चाहिए वैसी हो नहीं रही है, क्या कोई पोषक तत्व की कमी है, क्या है क्या नहीं। तो हो सके उनकी समस्या का समाधान जो है यहाँ से हो जा कि जिसमें जो श्री बलबीर सिंह है, क्षेत्रीय प्रबंधक महिंद्रा करनाल से, जो हमें जानकारी दे रहे हैं। अच्छा। खरीफ फसलों में जिंक और अन्य पोषक तत्वों की कमी और लक्षण क्या है उसका और उसका उपचार क्या है उसका, सुनवाओ फिर तो भाई भी सुनेंगे जरूर। खरीफ फसलों में जिंक व अन्य पोषक तत्वों की कमी, लक्षण व उपचार, इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं करनाल के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री बलबीर सिंह, महिंद्रा समिट एग्री साइंस लिमिटेड से। बलबीर जी आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं कि खरीफ फसलें आजकल अपनी बढ़वार की अवस्था में हैं, जिसमें जो सबसे अहम फसल है धान है या ज्वार, बाजरा, कपास वगैरह सब अपने अपने क्षेत्रों में अपनी बढ़वार कर रही हैं। तो इन दिनों में क्या कुछ देखभाल करनी चाहिए और किन किन पोषक तत्वों की कमी जो है खरीफ फसलों में हो सकती है? नमस्कार जी, मैं बलबीर सिंह आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को समय दिया। आज जो हमारी धान की फसल है, धान की फसल में मुख्य रूप से आज का जो समय है ना, इसमें आपको जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी कमी नज़र आएगी, जिनमें जिंक मुख्य रूप से है। जिंक के अलावा फेरस है, कॉपर है, मेलबोडियम है। मतलब टोटल जो है ना हमारे पौधे को 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है जी, जिनमें से 3 पोषक तत्व हमें जमीन और वायुमंडल से मिल जाते हैं। 13 पोषक तत्व हमें पौधे को किसी न किसी रूप में देने पड़ते हैं। और मुख्य रूप से जो हमारे किसान भाई हैं वो सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या सल्फर तक सीमित है। इसके अलावा अगर हम बात करें जिंक की घाट लगभग हर जगह देखने को मिलती है, क्योंकि रूटीन से हम जिंक नहीं डालते। कुछ किसान भाई एक बार डालते हैं, कई किसान भाई एक बार भी नहीं डालते। तो जिंक की कमी के लक्षण क्या है? जिंक की कमी में अगर आप देखोगे ना जी, पौधे की जो पत्तियां है ना वो जंगाली हो जाती है, उन पे लोहे पे जैसे जंग लग जाता है ना, इस तरह के लक्षण नजर आते हैं। इसी प्रकार फेरस में भी क्या है ना, फेरस और लोहे में थोड़ा, फेरस यानी लोहा तत्व, जिंक के अलावा लोहा तत्व की भी कमी आती है। उसमें पत्तियां हल्की सी ब्राउनिश या हल्की सी येलो हो जाती हैं। तो हर भूरी और पीले से रंग में दिखाई देनी है। जी। जो पोषक तत्वों की बात करें, पौधे के अंदर हर पोषक तत्व के अलग अलग लक्षण हैं, लेकिन हमारे किसान भाई सभी लक्षणों को नहीं पहचान पाते। लेकिन अगर मुख्य रूप से बात करें जिंक पोषक तत्व की, तो आज लगभग 90-95% किसान ऐसे जो जिंक पोषक तत्व की कमी के बारे में जानते हैं। इसके अलावा हमारी जो दूसरे पोषक तत्व हैं वो भी हमें पुराने टाइम में क्या था कि हमारे जो किसान थे ना, वो गोबर की खाद या हरी खादें खेत में करते थे, जिसकी वजह से ही सूक्ष्म तत्व की पूर्ति हो जाती थी। लेकिन अभी जैसे समय नहीं है किसी के पास, ना ही पशु हैं कि गोबर की खाद डालें,
तो इस अवस्था में हमें अपने सारे सूक्ष्म जो तत्व हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें सब्जी के में अगर हम मसाले नमक मिर्च नहीं डालेंगे उसका टेस्ट नहीं आएगा, वो स्वादिष्ट नहीं बनेगी। ठीक उसी प्रकार यदि पौधों को हम सभी सूक्ष्म तत्व नहीं देंगे तो कोई भी एक सूक्ष्म तत्व अगर कम हो गया, एक भी पोषक तत्व कम हो गया, तो कहीं ना कहीं जाके हमारी फसल को प्रभाव डालता है, उससे हमारे उत्पादन में कमी आती है। तो ये तो डॉक्टर साहब जो हम बात कर रहे हैं कि जो आजकल के दिनों में खेतों में फसलें अपनी बढ़वार कर रही हैं उसके बारे में कि भी किस तरह से फसलों का, तो इससे पहले का भी कोई इंतजाम कर सकें किसान भाई, जैसे मिट्टी की जांच करा लें और उसमें पता लग जाए भी कौन कौन से पोषक तत्व हैं, उसी के अनुसार कर लें, वो बेहतर रहेगा या आज की स्थिति में बेहतर है? जी वीरेंद्र भाई, सबसे अच्छा आपने बताया कि अगर हम पहले ही जब हमारे खाली खेत होते हैं उस समय अगर हम मिट्टी की जांच कर लें तो उससे हमें यह पता लग जाए कि हमें किन पोषक तत्वों की खेत में जरूरत है, या जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं उनकी भी कितनी जरूरत है, तो उसके अनुसार फिर हम अपने पौधों को वो उपलब्ध करवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी भाई ने मिट्टी की जांच नहीं करवा पाया और अब अवस्था है, जैसे कई जगह अगर आप देखोगे 50 दिन की, 40 दिन की, 60-65 दिन तक की अवस्था की फसलें हैं, और अगर आप मुख्य रूप से देखोगे जो जिंक की कमी है वो लगभग आपको 22 से 25 दिन की अवस्था में दिखना शुरू हो जाती है। तो इस अवस्था में भी हम जो पोषक तत्व हैं वो मार्केट में आपको अलग अलग नामों से मिल जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके पौधे को किस पोषक तत्व की जरूरत है, कि आपको जिंक की जरूरत है या आपके यहाँ फेरस की जरूरत है या आपके यहाँ बोरोन की जरूरत है। इनमें से जिंक का तो हम आसानी से पहचान लेंगे, लेकिन जो दूसरे पोषक तत्व है ना उनका हमें पता लगता है जब हमारी फसल पकाई की तरफ आती है, उत्पादन में जो फर्क। आजकल मिसाल के तौर पर धान की फसल लगभग गब आ रही है या फिर निसरण लग रही है, जो समय की बिजाई हो ली थी या समय की रोपाई कर ली थी, तो इस अवस्था में भी इसके लक्षण या दूसरे पोषक तत्वों के लक्षणों को पहचाना जा सकता है? जब गाभे की अवस्था होती है ना सर, उस अवस्था में किसान को थोड़ा सा ये लक्षण पहचानना मुश्किल हो जाता है। देखो सबसे अच्छा समय तो ये है कि हमें जो है ना 20-22 दिन की अवस्था में जो मुख्य पोषक तत्व है उनके साथ में जो गौण पोषक तत्व है वो भी 20-22 दिन की अवस्था में डाल देने चाहिए, ताकि पौधे की बढ़वार ना रुके। उसके अंदर अगर किसी पोषक तत्व की कमी होगी तो पोषक तत्व की कमी के लक्षण देखने के बाद अगर हम डालेंगे उस समय तक पौधे के अंदर नुकसान हो चुका होगा और कुछ समय हमारा वो जा चुका होगा, उसकी पूर्ति करने में फिर समय लगता है और पूरी भी नहीं हो पाती। तो इसलिए जरूरी है, मेरी ये सभी किसान भाइयों को सलाह है कि समय रहते हुए जो हमारे पोषक तत्व हैं वो हमें खेत के अंदर समय पे डालने चाहिए, ताकि कम खर्चे में भी हम सही उत्पादन ले सकें। और अगर जैसे वीरेंद्र भाई आपने बात की कि जो अभी गाभे की अवस्था है, गाभे की अवस्था में अगर हम बात करें पोषक तत्वों में, जैसे कुछ किसान भाई पोटास डालते हैं या पोटास का स्प्रे करते हैं, बोरोन है, तो अगर आप देखोगे कई बार दाने भरते नहीं, कम भरते हैं, वजन कम रह जाता है। तो वजन कम रहने का या तो उसके खेत के अंदर पोटास की कमी है या बोरोन की भी कमी है। बोरोन और पोटास ऐसे पोषक तत्व हैं जिसकी अगर कमी हो तो खेत के अंदर फड़ा बनता है। फड़ा बन जाए, कहते हैं मंडी में गए भाई इसमें तो फड़ा ज्यादा है, दाने कम है। हाँ, बाल तो दिखेगी, निसारा बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन वजन नहीं बन पा रहा है। तो इस अवस्था में हमें चाहिए कि हम अपने खेत के अंदर पोटास की पूर्ति भी रखें, बोरोन की पूर्ति भी रखें, और जो अन्य पोषक तत्व है उनका 20-22 दिन की अवस्था में डाल ले, जैसे जिंक वगैरह है, तो हमें बाद में कोई समस्या नहीं आती। तो इसलिए सबसे मुख्य जरूरी है कि हर किसान के लिए सबसे जरूरी है कि जिंक डाले। जिंक 21% वाला भी डाल सकता है, वो जिंक सल्फेट जो आता है, और आजकल तो चिलिटेड आ गए हैं और आजकल तो लिक्विड आ गया है 39.5% में, यानी कि छिड़काव भी करा जा सकता है। छिड़काव भी किया जा, अगर आप दानेदार नहीं पा पाए, आप छिड़काव करना चाहते हैं तो छिड़काव कर सकते हैं 250 ml की डोज पे। अगर आप खेत के अंदर उसका जिंक का जो आता है जिंक का स्प्रे करें तो आपकी जिंक की पूर्ति हो जाती है, आपका खर्चा भी कम होगा और आपको जो पोषक तत्व वो भी पौधे को पूरा मिल जाएगा। जब पोषक तत्व पूरा मिलेगा तो उत्पादन में भी फर्क पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि जो भी पोषक तत्व वो समय पर दें। और आज की जो आपने जैसे अवस्था की, कुछ फसलें गाभे की अवस्था में हैं या थोड़ी गाभे से कुछ नीचे भी या कुछ निसर भी गए, क्योंकि अलग अलग एरिया में फसल का समय भी अलग अलग है। जैसे बासमती की फसल जो अभी बढ़वार की अवस्था में है तो उसमें भी लक्षणों की पहचान हो सकती है। बड़ा अच्छा कहा वीरेंद्र भाई आपने। जो बासमती की अवस्था है अभी लगभग वो 50 या 55 दिन की अवस्था है, मतलब लेट लगाते हैं और पत्ते की कटाई वगैरह का समय चल रहा है। तो इस समय अगर आप देखोगे, एक तो आजकल ब्लास्ट बासमती में बहुत आया हुआ है, आंख के आकार के धब्बे पत्तों पे बने हैं, लेकिन इसके अलावा कई जगह देखोगे कि पत्ते लाल लाल भी नजर आए। जो वो लाल नजर आ रहे हैं ना, जंग सा जो लग रहा है ना, वो जिंक की कमी है। अच्छा, वो जिंक के लक्षण। हाँ, कुछ किसान भाई सोचते हैं कि कोई बीमारी है, वो बीमारी नहीं, वो जिंक की कमी खेत के अंदर दिख रही है, जिसकी वजह से पत्ता बुरबुरा हो जाएगा। अगर हाथ लगाओगे पत्ता बुर जाएगा आपका।
तो उसकी घाट के कारण बढ़वार भी कम होगी। और ये हमेशा जो है ना नई पत्तियों पे लक्षण नजर आएंगे आपको, और धीरे बाद में पत्तियां पुरानी होंगी तो बुरजेंगी। आपने डॉक्टर साहब जिक्र कराया कि छिड़काव भी कर सकते हैं जिंक का, या पोटाश के रूप में लें या फिर बोरोन वगैरह को लें, इनका छिड़काव भी कराया जाए। तो इसमें कोई मौसम का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बरसात से पहले करें, बरसात से बाद में, या छिड़काव कर लिया बरसात होगी तो उसका असर कितना रहेगा, कुछ ऐसा भी है? ये बड़ा अच्छा आपने पूछा कि जैसे मैंने कहा कि छिड़काव कर सकते, जो सूक्ष्म तत्व है हमारे पोषक तत्व में, आजकल वो जो है ना फोलियर स्प्रे के रूप में भी आ गए हैं, इवन के चिलेटेड फॉर्म में भी आ गए। और चिलेटेड फॉर्म में उनकी डोज माइनर होती है, 1 ml 2 ml 1 ग्राम 2 ग्राम इस तरह से होती है। तो हम उनका फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। और फोलियर स्प्रे में ठीक है, मौसम का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप फोलियर स्प्रे कर रहे हो तो उसमें कम से कम 5-7 घंटे तक बारिश ना आए, मौसम साफ हो, तो उस चीज को ध्यान में रख के हमें स्प्रे करना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर क्योंकि ये सारे सिस्टम में जाके पौधे के काम करेंगे। थोड़ा समय मिल जाए पौधे पे असर करने का उसको, ताकि वो जो भी आपने स्प्रे किया हो फसल में प्रॉपर उसकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से पौधे के अंदर चला जाए और पौधे में जाके वो अपना पूर्ण रूप से काम कर सके। तो इसलिए हम फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, और इसकी खर्चा ब्रॉडकास्टिंग से काफी कम भी आता है, और ये एक इंजेक्शन की तरह काम करेगा तुरंत पौधे में जाके। टिक्का लग गया, एक टिक्का लग गया जी, हाँ, मतलब उसको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा अगर वो फोलियर स्प्रे में जाता है तो। लेकिन कुछ लोगों को प्रचलन है कि नहीं हमें तो छिट्टा ही मारना है, तो छिट्टे पे मत जाए। अगर आपका कम खर्चे में और फोलियर स्प्रे से काम हो रहा है तो आप फोलियर स्प्रे की तरफ ज्यादा जाए। आने वाला टाइम जो है ना, अब जो है ना किसान दानेदार की बजाय वो लिक्विड पे ज्यादा आ गया, वो फोलियर स्प्रे पे ज्यादा आ गया, उसको तरल पे ज्यादा आ गया, तरल पे ज्यादा आ गया। उसको लगता है कि तरल से, क्योंकि उसको पता है कि तरल से जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। जहां दानेदार कोई चीज आपकी 5-6 दिन में काम करने वाले तरल जो है ना, अगले तीसरे दिन आपको खेत के अंदर रिजल्ट दिख जाते हैं, और वो आपका समय बचता है, और पौधे को भी बढ़वार में और उसको रिकवरी करने का समय ज्यादा मिल जाता है। तो इसके साथ साथ और क्या कुछ जो है देखभाल करें फसलों में, खरीफ फसलों में इन दिनों में किसान भाई, जिससे कि अच्छी पैदावार, बढ़िया पैदावार जो है किसान भाई अपने खेतों से ले सके? अब जो खरीफ का मौसम है, इस मौसम में मुख्य फसलें तो धान की हैं। धान के अलावा हरियाणा में जैसे कपास की फसल भी है, इसके अलावा गन्ना है, इसके ज्वार बाजरा भी है। तो अगर हम अपने इस एरिया की बात करें तो ये मुख्य रूप से धान का कटोरा है। ये धान की फसल में आज जो कमी, आज जो आपको नजर आएगी खेतों के अंदर, आप किसानों से भी मिलोगे कहीं, शीत ब्लाइट की बीमारी काफी आई हुई है। तने के ऊपर सांप की कांजड़ी के आकार के आपको धब्बे मिलेंगे, तो ये शीत ब्लाइट के लक्षण है। इसके अलावा जैसे बासमती धान वगैरह, उसके अंदर ब्लास्ट में आजकल जो मुख्य रूप से आई वो लीफ ब्लास्ट आई है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था। पत्ता लपेट कहते हैं, हाँ, वो कीट है। पत्ता लपेट का मतलब है सुंडी आई हुई है। आजकल उसका भी प्रयोग का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकोप आया। उसका कारण ये है कि पहले राड़ चलती रही, बरसात नहीं हुई, तो किसानों ने ज्यादा खादें डाली, यूरिया ज्यादा गया, तो उसमें कच्चापन भी ज्यादा है। तो अभी जो है ना बरसातें होगी, अब जो है ना उसके अंदर जो है ना पत्ता लपेट सुंडी का भयंकर अटैक आया हुआ है। तो कई बार ये कहते हैं डॉक्टर साहब के बरसात होगी, अच्छा बीमारी दूगी, तो क्या ये सही है? नहीं सर, ये एक धारणा है, सही नहीं है सर, क्योंकि बीमारियां और कीट दोनों मौसम के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब कीड़े के अनुकूल मौसम होगा तो कीड़ा ज्यादा बढ़ेगा, जब उसके प्रतिकूल होगा तो कीड़ा कम आएगा। और जैसे आपने पत्ता लपेट की बात करी, आज अगर आप जाओगे ना, हर खेत के अंदर आपको एक तितली उड़ती हुई नजर आएगी, मच्छर से थोड़ी बड़ी। वो आजकल पत्ता लपेट जो सुंडी है ना, उसकी मादा है जो अपना काम कर रही है अंडा देने का, और वो अंडा अगले 5-6 दिन में फूट के जो है ना इल्ली के रूप में बाहर आएगा, और वो इल्ली जो है ना पत्ते को फोल्ड करके और खाना, उसका हरापन खाना शुरू कर देगी। हमारे किसान को तब पता लगता है जब वो पत्ते सफेद हो जाते हैं, जिनका क्लोरोफिल वो सुंडी खा चुकी होती है। फिर कहते हैं जी पत्ता लपेट आ गई, फिर जाके हम स्प्रे की तरफ जाते हैं। तो सबसे अच्छा यह किसान सुबह और शाम के समय खेत में जाता है, अगर उनको वो तितली नजर आए, जो प्रजनन करने वाली तितली, अगर वो समय पे वही मर गई तो आपके खेत में सुंडी भी नहीं आएगी। तो आप पहले उस तितली का ही प्रबंधन कर दे, फोलियर स्प्रे के द्वारा आप उसको मार सकते हो, ताकि आगे आपके खेत में नुकसान ना हो। तो ये पत्ता लपेट का प्रबंधन है। तो डॉक्टर साहब, आपने खरीफ फसलों में जिंक और अन्य पोषक तत्वों की कमी के लक्षण और उपचार के बारे में जो जानकारी दी, जाहिर है किसान भाई इससे फायदा उठाएंगे और अपनी फसलें जो है अच्छी अपने खेतों से ले सकेंगे। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वाह वीरेंद्र भाई, बहुत बढ़िया जानकारी जो है वो आपने, कौन थे बोला, श्री बलबीर सिंह जी? हाँ,
अनिल भाई ये थे श्री बलबीर सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक महिंद्रा समिट एग्री साइंस करनाल से। जी, तो एक अच्छी जानकारी दी इन्होंने और जाहिर बढ़िया है किसान जानकारी भाई दी। इससे फायदा बिल्कुल, उठाएंगे। बिल्कुल। और अनिल भाई आप भी और किसान भाई भी सोच रहे होंगे भाई जानकारी तो बढ़िया सुनवा दी, पर इसके साथ साथ कोई लोकगीत का भी हिसाब किताब आज रख रहे हैं हाँ, नहीं? बिल्कुल लोकगीत जरूरी है। और भाई भी बाट देख रहे हैं कि भाई कोई ना कोई भाई वीरेंद्र भाई आ रहे हैं, आज लोकगीत बढ़िया सुनवाऊंगे। अनिल भाई आओ सुना योग्य। तितर पकड़ने खातर रानी मेरा मान बह गया, धोती तितर लेके खड़ा मैं नंगा रह गया। धोती तितर लेके खड़ा मैं नंगा रह गया। दो तितरा का जोड़ा रे, दो तितरा का जोड़ा खेला आन मैदान में, मैं पकड़ने खातर बढ़ गया था बेज्ञान में, धोती नीचे दबू था मेरे आगी ध्यान में, धोती लेकर उड़ के पहुंचे आसमान में, धोती लेकर उड़ के पहुंचे आसमान में, नल जुए से टकरा के मेरा ढूंढ ढह गया, धोती तितर लेके खड़ा मैं नंगा रह गया। हिमालय पर्वत पर रानी बर्फ पिघलती है, पुष्पा पानी नदी का है जो यहाँ से निकलती है, दक्षिण दिशा में घूम कर सागर में मिलती है, धोती लेकर उड़ गए रानी एक पक्षी कह गया, धोती तितर लेके खड़ा मैं नंगा रह गया। तितर पकड़ने खातर मेरा मैं नंगा गया, धोती तितर लेके खड़ा मैं नंगा रह गया। जितनी विद्या दई राम नार, जितनी विद्या दई राम ना शीश धर लूंगा, चारों दिशा का रास्ता मैं क्यों कर फिर लूंगा, जे कोई नर नारी देख ले शर्म में मर लूंगा, मन आधी साड़ी दे देता मैं पर्दा कर लूंगा, आधी साड़ी दे दे मैं तो पर्दा कर लूंगा। राहु के तू है रा 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 रा, राहु के तू चढ़ा सनी खड़ा चांद दा गया, धोती तितर लेके खड़ा मैं नंगा रह गया, तितर पकड़ने खातर मेरा मान बह गया,
धोती तितर ले गे खड़ा मैं नंगा रह गया। भीमसेन महाराज सुना हो जिसके गर्जन मीसा, मामा तेरा सुदामा सच्चा वादी नमीसा, आगरे का दरवाजा तेरे मुंह के समीसा, हमने क्या दी बात वो सबने सुननी मानी से, हमने क्या दी बात वो सबने सुननी मानी से। गणपत सिंह का समझनिए न इशारा रह गया, तितर ले गे खड़ा मैं नंगा रह गया। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। वीरेंद्र भाई। जी हाँ अनिल भाई। मौसम की क्या रहा है? हाँ मौसम तो आज तो देखो आपने बताया मौसम आज खिल रहा है, आप भी खिल रहे हो। सही कह रहे हो। तो मौसम का जहाँ तक सवाल है अनिल भाई, आज तापमान भी थोड़ा कम रहा, 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम रहा 25 डिग्री सेल्सियस। और कल ने भी थोड़ा सा और नीचे न होने की जरूरत पड़ सके और उसमें आ जाएगा 29 डिग्री अधिकतम और 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहने की संभावना रहेगी। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है क्या, और वो ये है कि कहीं कहीं बारिश की संभावना है, गर्ज के साथ हल्के छिंटे भी पड़ सके। और अनिल भाई ये मैंने पता है क्योंकि आप न्यू पूछोगे। अच्छा कल का जो है कृषि कार्यक्रम की भी बात कर ले। बिल्कुल। हाँ तो कल के कृषि कार्यक्रम में अनिल भाई चर्चा रहेगी व्यावसायिक वृक्ष, पॉपुलर के वृक्षों की देखभाल। और दूसरी चर्चा का विषय रहेगा बेर के बागों की देखभाल एवं कोरोना से बचाव। और अनिल भाई कल की भी बात कर ली, कल के मौसम की भी बात कर ली, तो अब आज की भी बात पूरी कर लें। और हाँ बिल्कुल। और आज जो हमारी चर्चा का विषय दूसरा है वो रहेगा औषधीय फसल ग्वार पाठा की काश्त। और आप थोड़ी देर पहला जिक्र भी कर रहे थे एक दिन, न्यूगा भाई बहुत बढ़िया रहा है। और न्यूगा मैं तो इसने बहुत इस्तेमाल करूँ तड़की तड़क, और मैंने लगा भी आपके मस्तक पे तेज भी आ रहा है पूरा है ना, शायद इसी कारण हो। मस्तक के तेज
की बात तो यह है वीरेंद्र भाई, अगर पेट ठीक रहेगा ना, अच्छा, तो मस्तक पे तेज जो हुआ ठीक करे, चेहरे पर रौनक कापियो दिखेगी। यह भी बात तो सही कही, जब पेट में दर्द हो गया या मरोड़े उठने लग गए, फिर चेहरा क्या करेगा? चेहरा कुछ नहीं करेगा, चेहरा तो लटक जाएगा। अच्छा, न्यू बताओ, क्या इसकी काश्त करने के लिए किसान भाइयों ने किन किन बातों का ध्यान रखना है? इसके क्या कुछ फायदे हैं, या एक की तरह का दिखा हमने तो बड़े बड़े से पत्ते इसके लग रहे हैं, कई जगह तो देखा शहरों में तो गमले में भी लाए बैठे हैं इसने, तो क्या गमले में ही वो उसका है या खेतों में भी उसका है, और फिर किस तरह से इसका फायदा किसान वीरेंद्र भाई इन्हों क्या कर रहा है कि भाई जिसने इस चीज का इस्तेमाल कर लिया ना, जी हाँ, वो तो नो सोच लो यह चीज है सोने पे सुहागा। अच्छा, यह वही है कि ग्वार पट्टा जिसने कह रहे हैं हम, जिसने काम में कहते रहे पहले भाई घी कुंवर, हाँ, या घृत कुमारी भी कहते हैं, घी कुंवर ज्यादा सुना है। बिल्कुल, ग्वार पट्टा, घी कुंवर, ये एक के नाम है। अच्छा, लेकिन इसमें जो है गंधक का तत्व पाया जाए, अच्छा, जो फफूंदी, बैक्टीरिया, मोल्ड, वायरस का जो संक्रमण है उससे बचाव है। अब नु पूछो ये कैसे कैसे किस किस तरह काम आवा है। हाँ जी, ग्वार पट्टा जब हमने किसी चीज का नुआ नहीं बेरा, जंगल में तरह तरह के पेड़ खड़े रहे, वनस्पति कई कई तरह की है जी हाँ, नू नहीं बेरा लागे, पेड़ा तो ला लिया, इसका फायदा क्या है जी है? तो इसका एक तो ये सबसे बड़ा फायदा है, अगर कहीं जल जाए, टाइम पर कुछ ना मिले, भाज के इसका पत्ता तोड़कर इसका वो गीसा है ना, हाँ, जेल सी कहते हैं, गुद्दा सा अंदर गुद्दा, जी हाँ, वो दर्द दही ला लो। ठीक, चोट में किसी का कोई मोच आ गई हो, अच्छा, उसमें भी फायदा करा, उसमें भी फायदा। वाह जी वाह। और जो बुखार हो रहा है, पुराना बुखार हो, किसी का हटजूरी हो रही हो, किसी का ना पचता हो, अल्सर हो रहा हो, और भाई कई का तो खाज ही हो ही रहे हैं, किते मतलब ऐसी जगह भी चर्म रोग कह ले, चर्म रोग, जहाँ बैठ तो जाएंगे वो जी हाँ, लेकिन वो जब खारिश जो वो है ना, बस वो सारा मजा खराब। अच्छा, इसकी कोई किस्में भी हैं कोई ऐसी जो हम इस्तेमाल किस्में हैं, और एलोवीरा, जी हाँ, इसकी जो एक किस्म है वो है एलोवेरा, और एक और किस्म इसकी एलोए इंडिका। अच्छा, या किस्म जो है चेन्नई से रामेश्वर तक पाई जाए। अच्छा, इन्हें छोटा ग्वार पट्टा भी कहते हैं। एलोवेरा एक और है रूपेशंस, अच्छा, यह भी है एक जफरबादी ग्वार पट्टा। ठीक, ये जिस इलाके में उस हिसाब से जुड़ रहे हैं, बस उस हिसाब से जो है ना ये जुड़ जाए। अच्छा, कैसे हर तरह की मिट्टी में हो जाएगी काश्त इसकी? मोटी रेत वाली जो दोमट मिट्टी है जिसका पीएच मान 80 हो, जी हाँ, उसका जो है इसमें बहुत बढ़िया जो है एलोवेरा हो सके। और जो देखा पानी पुनी सिंचाई सुंचाई का हिसाब किताब, पानी की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती वीरेंद्र भाई, पानी बहुत कम ले है, और काफ़ी अपने जो जगह है इनमें भी काफ़ी। और खाद वगैरह का हिसाब किताब 5-6 टन गोबर की खाद अगर आप ज़्यादा मात्रा में कर रहे हो, जी हाँ, तो 5-6 टन गोबर की खाद एक और बिजाई किन दिनों करें फिर इसकी? जाड़े के महीने में छोड़ के सारा साल। अच्छा, वाह जी वाह, आपने और बहुत बढ़िया बात बहुत बढ़िया इसकी पैदावार है, और किसान भाई अगर ले या जो भाई अगर लेना चाहे तो बहुत बढ़िया मुनाफा जो है वो ले सके। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और अनिल भाई, इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो भाइयों तो इजाजत ले। अच्छा भाइयों, राम राम।